अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के सियासत के हवाले से बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने मईशत के बारे में ज़्यादा बातें की, लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत कंपैरेटिवली क्लियर नज़र आती है। पीडीएम का इत्तेहाद लगता है कि आने वाले वक्त में उस तरह का इत्तेहाद नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से इनफरादी तौर पर दी जा रही हैं, उससे लगता है कि अब ये पॉलिसी नहीं रहेगी कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो, बल्कि पंजाब में पीएमएलएन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या जो रीसेंट ज़मीनी इलेक्शंस थे उसके बाद नहीं लगता कि पीएमएलएन को नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, नई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पीएमएलएन का वोट बैंक हालिया सालों में डिवाइड हुआ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद नहीं करती तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई का वोट बैंक किस तरह से डिवाइड होगा, इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पिछले 15 माह में तो हम अमेरिका से ही ताल्लुकात ठीक करने में लग गए थे। हमने देखा कि हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने इस हवाले से स्टोरीज़ भी की थी कि वो एक जगह से प्रेशर है जिसकी वजह से IMF की तरफ से भी डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। इवेंचुअली ये माहिदा हो तो गया है, लेकिन अब लगता है कि वो जो खबरें थी वो सच साबित हो गई हैं। वाकई अमेरिका का प्रेशर था जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और लेकिन अब इस बात को यकीनी किस तरह से बनाया जाएगा कि मज़ीद इस तरह का कोई प्रेशर नहीं आए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के करीब जाके अगर IMF के साथ मुआहदा हुआ तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा अपनी डिप्लोमेसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इसका क्रेडिट फ़ौजी और सियासी क़यादत लेते तो हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस हवाले से मुफस्सिल बात करने के लिए मेरे साथ नवाब तालपुर साहब मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्यों अभी शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त ये कहा कि 15 माह से तो हम अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर रहे थे, और में तो ये इस तरह की बात वाज़े तौर पे क्यों नहीं की गई? पहले तो सिर्फ इसका इम्प्रेशन ये दिया जाता था कि IMF की कुछ शराइत पूरी नहीं हो रही। जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी देर से बात की, तो अमेरिका का नाम लेने में इतना देर क्यों लगा दी शहबाज शरीफ साहब ने? और अब क्या इसको हम ये समझें कि इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका आज मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। देखिए, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका, और बिल्कुल ये बात तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से कि आपने देखा कि पिछले 7 साल में चेयरमैन पीटीआई ने अपने कॉल और फेल के जरिए और अपने एटीट्यूड के जरिए और अपनी गलत पॉलिसियों और गलत इक़दाम की वजह से पाकिस्तान को खारजी तौर पर तन्हाई का शिकार कर दिया। ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि आप देख ले मिडिल ईस्ट के साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए। ये कहते थे कि अमेरिका का सदर मेरी कॉल नहीं सुनता। फिर आपने देखा कि सऊदीया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने IMF की टीम को कहा है कि मजीद ये कर लो मुआहदा और अब गरीबों के साथ अच्छी पॉलिसीज बनाओ। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्होंने किरदार अदा किया है अपने। देखिए, वो नहीं, वो किरदार वो झूठ बोलते हैं ना, वो तो ये उस किरदार पर भी मैं अभी आपको इनकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, उसके बाद दीगर ममालिक के साथ भी इन्होंने तल्लुकात खराब किए। आपको याद होगा कि एक टाइम आया था कि जिस वक्त मतलब है कि इन्होंने मलेशिया के साथ भी अपने रिलेशन को खराब, कोई ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा जिसने अपनी नालायकियों की वजह से और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से इन्होंने खराब ना किया। हत्ता कि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत और सियासत को इंतशार का शिकार किया, मईशत की तबाही की, उसी तरह से खारजी अमूर पर भी पाकिस्तान को तनाई का शिकार किया। जब एक झूठा बयानिया बनाया गया, जब उनको ये कहा गया कि आप हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, आपने नारे लगाए अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर जलसों के अंदर, और जो अमेरिका का जो यार है, गद्दार है के नारे लगाते रहे, अमेरिका को कह रहे हैं कि इंटरफेयर के। यही रीजन थी। जाहिर है, जब आपने IMF का मुआहदा तोड़ दिया, क्योंकि खुद आपने किया था, भयानक शराइत पर कर्जे दिए थे, फिर उन भयानक शराइत वाले कर्जों को आपने उस मुआहदे को तोड़ के आपने जाती दफा कहा कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, तो फिर ये जाहिर है IMF के लोगों ने तो जाना था कि कल अगर ठीक है अली गौहर बलोच साहब काइंडली मेरे साथ रहिएगा प्लीज। आरिफ चौधरी साहब, आप ये बताइएगा, इस पर थोड़ा सा सियासी एंगल से भी जवाब दीजिएगा कि ये इनिशियली हम देख रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं, इसहाक डार साहब ने भी बड़ी कोशिशें की, एग्रेसिव स्टांस भी उन्होंने अडॉप्ट किया अपने इंटरव्यूज़ में। फिर मुआहदा हो गया, और जब मुआहदा हो गया तो उसका क्रेडिट फ़ौजी और अस्करी क़यादत में डिवाइड होता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि बहुत खुशी से
तकसीम भी हो रहा है, वो उस क्रेडिबिलिटी को शेयर भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेप है ये इलेक्शन में नून लीग के काम आने वाला है, क्योंकि सियासी तौर पे तो ये नून लीग की पॉकेट में जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये इलेक्शन में जाने के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठी हुई है, इनके पास समय है कि ये पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ जिसके नाम तक पे पाबंदी है कि आप टीवी पे नाम नहीं ले सकते, और इससे ज्यादा यानी मैं आपको क्या कह सकता हूँ किसी शख्स के लिए, और खास तौर पे पॉलिटिशियंस के लिए, कि जो भले उसके साथ जो मुकाबला करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सियासत का यानी गला घुटना, इसको जस्टिफाई करें और उसके साथ ये खड़े हों, तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया इन्हें ये तस्लीम करेगी? पाकिस्तान के अंदर जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन में इनका ये बयानिया नहीं चलेगा। ये 15 माह यानी एक तो बड़ी बात, कौन सा बयानिया? ये पाबंदी 4 वाला? साल की बात करते हैं, 3.5 साल को 4 साल कह के फिर अपना 15 महीने, तो ये तो 5.5 साल हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये कि 3.5 साल के अंदर जिस तरह की सिचुएशन रही, उसमें कोविड भी था, उसमें बाकी सिचुएशन भी थी, इसके बावजूद जितने लेकिन आरिफ चौधरी साहब इस नैरेटिव पे आते हैं कि इलेक्शन में नैरेटिव क्या हो सकता है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या चेयरमैन पीटीआई को इस बात का क्रेडिट लेने की ज़रूरत थी, या इसमें पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी? क्योंकि बाद में जो उनकी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स वायरल हो रही थी, उसमें ये भी था कि जी हमने कन्विंस किया है कि मुआहदा कर लें, ये हुआ भी हमारी वजह से। अभी भी आप स्टेट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, बजाय कि सब इकट्ठे हो जाएं कि इवेंचुअली एक चीज़ हो गई है, वो 3 गवर्नमेंट्स उसको कैसे हैंडल करेंगे। अभी भी चेयरमैन पीटीआई इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं IMF की बतूल। मॉनिटर आप पर। जरा देखें कि ये जो बाकी सियासी पार्टियां हैं, ये मुसलसल उसके खिलाफ लगी हुई हैं, चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्रेडिट करने के लिए। दुनिया की हर बुराई का, पाकिस्तान की हर तकलीफ का जिम्मेदार ये जो है, ये चेयरमैन पीटीआई को ठहरा रहे हैं। लेकिन और क्या उससे ये हम जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी IMF के आप, उनसे मिलने के बाद जो उन्होंने दी? आपने एक बात ही नहीं मुकम्मल होने दी थी, मैंने तो आधी बात की अभी। जी जी। तो बात यह है कि जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, तो दोनों उन्होंने अपनी पोजीशन तो जाहिर है डिफेंड कर दी है, और स्पेशली इस तरह कि जब उनके पास गया है IMF, और IMF से उनकी बातें हुई हैं, और मामलात में IMF ने ये 3 यानी इसके लिए सतह मुकर्रर की हैं, और यानी 3 प्रोंग्स पॉलिसी जो है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इलेक्शन जाने के बाद, इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी, फिर उसके लिए, और इलेक्शन से पहले, ये 3 फेजेस उन्होंने बनाई हैं। तो इसमें ये सारी बातें जब चेयरमैन पीटीआई ने उनके साथ की हैं और उन्होंने एतमाद में लिया है, तो इनका बयानिया तो इसलिए यानी झूठा साबित हुआ कि इन्होंने तो ये तासुर पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में ये दे दिया था कि जनाब आप वो तो बिल्कुल किस्सा माजी हो गया, आप उन्हें तो वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। लिहाजा अगर उनके पास वो गया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने हुब्बुल-वतनी का मुजाहरा करते हुए ये इस मामले में अच्छी बात की, और यही वो अमल था जिसे माजी में भी अप्रिशिएट नहीं किया गया कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला था, उस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई ने मुखालफत नहीं की। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अपनी बात करने की बजाय लोगों के पास कोई ऐसा बयानिया दे के जाए कि जनाब इन 15 महीनों में हमने क्या किया है, और हमारी कारकर्दगी क्या है, और आइंदा हम क्या करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है उसको हम किस तरह बदलना चाहते हैं। उसकी बजाय ये सीधा उसी पे लगे हुए हैं कि जनाब वो उन्होंने ये किया, तो ये मामला चलेगा नहीं। दे हैव टू कम अप विद देयर ओन क्रेडेंशियल्स, अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे, अपना बयानिया लेके जाएंगे, तो फिर लोग वोट देंगे। ठीक है, वरना तो आपको, हाँ जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। अलीगौर बलोच साहब, नैरेटिव पे आ जाते हैं। जैसे एडवोकेट साहब भी कह रहे थे कि नैरेटिव नहीं आपका कंसिडर हो पाएगा, लेकिन एग्जैक्टली आपका नैरेटिव होगा क्या? क्योंकि जब पीडीएम में नई सियासी रूह डाली गई थी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था, और आप लोग ये बात पब्लिकली कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक रोल था नो कॉन्फिडेंस में, उन्होंने ही आपको कन्विंस किया। अदरवाइज आप इनकी बुरी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे पीटीआई की। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर पंजाब में आपका इत्तेहाद नहीं चाहती, आप लोगों की तरफ से भी कह दिया गया। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, नैरेटिव क्या होगा? देखिए, बात ये है कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो कर,
और हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हमेशा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। और ना ही पीपल्स पार्टी नून लीग में दम होगी और ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी में दम होगी। इसमें JUI है इत्तेहाद में शामिल, इसमें बलूचिस्तान और जो है अपना वहाँ की KPK पार्टी की है जो सूबाई पार्टी सतह पर फॉल है, वो पार्टी की है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कोई इत्तेहादी इत्तेहाद नहीं है। हाँ, इत्तेहाद बनते रहते हैं जब पार्टी मुंतखब होकर अपनी स्ट्रेंथ लेकर असेंबली में जाते हैं। इत्तेहाद ऑपोजिशन के भी बनते हैं, हुकूमत के भी बनते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम ऑपोजिशन में भी इकट्ठे थे PDM के नाम पर, हालांकि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी बाकियत ऑपोजिशन पार्टी हमारे साथ रहे। तो इलेक्शन में हमारी किसी पार्टी के साथ है ना ही पीपल्स पार्टी की हमारे साथ, और किसी पार्टी की एक दूसरे के साथ ये कमिटमेंट नहीं है या बाउंडिंग नहीं है कि आपने किसी इत्तेहाद में रहकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक मतलब है कि लेकिन आपका वोट बैंक भी डिवाइड हुआ है पिछले कुछ अरसे में। पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब में दहाइयों से कमज़ोर है। इस्तेकाम पार्टी आने के बाद ये वोट बैंक मज़ीद डिवाइड हो जाएगा पूरे पंजाब में। किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी के तो चांसेस नहीं है, वहाँ पे भी कोएलिशन आएगी पहले PTI की गवर्नमेंट की तरह या नहीं? देखिए बात यह है कि ने हमेशा पंजाब से अक्सरियत दी है। जो 2018 के बदतरीन इलेक्शन जिसमें आर्टिकल सिस्टम बंद किया गया, जिसमें धांधली की गई थी, वहां पर भी आपको याद हो कि पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग ही अक्सर की पार्टी, वो तो आजाद अराकीन ये वो इधर से घेर घूर के जिस तरह से फिर भी टारगेट वोट चोरी करने के बावजूद भी जब टारगेट पूरे ना हुए तो फिर वो आजाद और इस तरह के लोगों को मिला के पंजाब में नाम याद झूठी हुकूमत कायम की गई थी, जिसमें बुज़दार की क़यादत में करप्शन के। ठीक है, अलीगढ़ साहब आप मेरे साथ रहिएगा, तैमूर तारपुर साहब मुझे ज्वाइन करें। जी नवाब साहब बहुत शुक्रिया। अब बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी पंजाब में? आप लोग PMLN के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि इस्तेकाम पार्टी का वोट बैंक एनी हाउ PMLN की तरफ जा सकता है, तो आपको कोई और बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक चीज जहन में रखनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है वो ना ही कभी नून लीग के पास गया है या जाएगा, ना ही किसी और पार्टी के पास गया है या जाएगा। जाले सिर्फ तीर के निशान पर ठप्पा मारते हैं और मारते रहेंगे। पिछली इलेक्शन में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट किया गया, एक प्रॉपर स्कीम बना के, एक प्रॉपर वर्किंग करके, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अब नहीं है। तो इसलिए बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि ज्वाइन किया हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बहुत से हमारे जाले जो पहले एक्टिव नहीं थे वो सारे अब एक्टिव हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट जरदारी टाइम दे रहे हैं पंजाब की सियासत के लिए, तो उसकी जो है नताइज ऑलरेडी हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। नून लीग आज हमारे साथ कोalition में है और आप देखेंगे कि नून लीग फिर हमारे साथ कोalition में होगा आफ्टर द इलेक्शंस। पर हमारा जमहूरी राइट है, हर किसी का अपना हक है अपने कैंडिडेट्स फील्ड करने का। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से हमारे पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स ना हो। तो हम अभी असेस कर रहे हैं कौन बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे। काफी सीट्स का हमने ऑलरेडी फैसला कर दिया है, टिकट किसको देने हैं, डिसीजन हो गए। और काफी जगहों पर जहां पर अभी तक हम असेस कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमें ज्यादा फ्रूटफुल, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उस पर भी वर्किंग चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा रिजल्ट देखेंगी 2 सूबों में। अच्छा, सिंध तो वैसे ही साहब आपके पाकिस्तान ज्वाइन पीपल्स करने पार्टी से का पहले गढ़ है, ये पर भी नुक्ता डिस्कस हो रहा था कि आप नैरेटिव क्या होगा अब सियासी जमातों का 9 मई के बाद? क्या एक बड़ा केयरफुल नैरेटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ा कैलकुलेटेड सा जो समझ भी आए सबको? क्योंकि परफॉर्मेंस तो नहीं हमने देखी, बड़ी मुश्किल से मुआहदा हुआ, PTI की भी बुरी परफॉर्मेंस थी। तो वो नैरेटिव क्या होगा? परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता, और क्या हो सकता? जी तालपुर साहब। जी, PTI की परफॉर्मेंस जो थी वो आपके सामने थी, और बहुत ही एक छोटे और बहुत ही कम अरसे में हमने बहुत बड़े-बड़े मसाइल इस कोalition हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हल किए हैं। आपने देखा जिस तरह का बड़ा ब्लंडर ने किया, जो कि IMF के साथ डील करके, गलत शर्त शरूत पर डील करके और आखिर में बैकआउट कर गया। ना कि सिर्फ बैकआउट कर गया, पर जब उसकी गवर्नमेंट चली गई उसके बाद उसने अपनी प्रोविंसेस में जहां हुकूमत थी वहां पे हुक्मनामे जारी किए कि कहीं भी किसी तरह भी
जो IMF की डील है पूरी ना हो और ये हम डिफॉल्ट करने की तरफ हमें हर पूरी मुमकिन कोशिश की भेजने की, पर अल्हम्दुलिल्लाह उन मसलों से भी हमने इस मुल्क को निकाला। IMF का बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया था पाकिस्तानी हुकूमत पर, पाकिस्तानी सरकार पर। हमने वो फिर से रीबिल्ड किया। हमने जो डील जो बिल्कुल हमारे हाथों से निकल गई थी, वापस वो डील करने में भी हम कामयाब हो गए। तो ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल टाइम थे और लोग ये समझते हैं बात, जो 4 साल जो गंद पखेड़ा डाउट्स ने, उसके बावजूद हमने फिर पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ ये रहिएगा जो एडवोकेट एक्चुअल साहब। स्टेबिलिटी वो हमारी आनी है इसके बाद। ठीक, एडवोकेट साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर कि चाहे वो FATF का मामला था, चाहे IMF के साथ मुआहदे का मामला था, मईशत के हवाले से बड़े फैसले या फिर अमेरिका को राज़ी करने का मामला था, इसमें सिर्फ सिविलियन क़यादत का रोल नहीं था। एक आपको असिस्टेंस चाहिए थी, वो आपने ली, और उस असिस्टेंस के बगैर सिविलियन गवर्नमेंट्स का पिछले 2 गवर्नमेंट्स में हमने देख लिया, PDM की गवर्नमेंट को भी देख लिया, PTI को भी देख लिया। FATF भी तब तक नहीं हो पा रहा था जब तक एक स्पेशल ग्रुप नहीं बनाया गया मखसूस इदारों का, और उस पर काम नहीं हुआ, और वो तब तक कामयाब नहीं हुआ। तो ये फिर जो आप नैरेटिव की बात कर रहे थे, अगर हम इस असिस्टेंस और मदद की बात छोड़ दें परफॉर्मेंस में, तो फिर क्या नैरेटिव बनाएगी PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी? एडवोकेट साहब। हाँ जी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़यादत थी और पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, अयूबी आमरीयत की मुखालफत थी, जिसने उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जगह जगह पहुंचाया, पॉपुलर किया। उसके बाद मोहतरमा की क़यादत जो थी वो भी बाहर से तो ऐसी क़यादत थी जो करिश्मेटिक थी, और उनके पास वो सारी का सारा क्रेडिट भी जो छात्रों का क्रेडिट था, जो जुल्म हुआ, मार्शलाइज जुल्म जो था, आमरीयत का जुल्म जो था, वो भी सारी चीज मौजूद थी। और खास तौर पे ये जो आखिरी इलेक्शन जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो तो बिल्कुल मोहतरमा के इंतकाल और मोहतरमा की शहादत के बाद वो इलेक्शन जो था बिल्कुल ऐसा था कि जिसमें लोग ज़हनी तौर पर यानी तुले हुए थे कि उन्होंने हिसाब इनके साथ बराबर करना है। तो अब मामला ये है कि ये जो अरसा गुजरा है, इसमें आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में वोट बैंक नहीं रहा। वो लोग जो थे, क्योंकि क्या लोग बदल गए, अब कई सालों की बात है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ के करीब, 2 करोड़ 37 लाख के करीब नौजवान हैं, और ये वो नौजवान हैं जो जुल्फ़िकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस सारे जो मराइल थे, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जा रही थी, अवामी तवज्जो बहुत ज्यादा थी, उसके बाद ये नस्ल आगे आई है। और ये वो नस्ल है जिसको पाकिस्तान में इलेक्शन से दूर रखने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि जो इनकी पॉपुलर पार्टी है, जिसको ये पसंद करते हैं, उसको इलेक्शन में ना आने दिया जाए। तो इसके लिए एक तो क़यादत का जोरदार होना बड़ा जरूरी है, और दूसरा बयानिया आपका इस अंदाज का। अभी तक आप देखेंगे दोनों दोस्त हमारे जो है, आपने सवाल किया, लेकिन सवाए इसके कि वो PTI के चेयरमैन की वादा मालियों या उनके बारे में कि जी उन्होंने 4 साल में ये किया और उन्होंने फलां किया और ये मैशत डुबो दी। बात ये है कि अब आपको या तो फिर इलेक्शन जाके लड़ेंगे, अगर यही बात है कि IMF से वायदा करना जो वो उनकी वजह से नहीं हो रहा था आपके कहने के मुताबिक, तो फिर इसमें तो आपको साथ अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर लगाने पड़ेगी अपनी अपनी क़यादत के साथ, कि जनाब वो अगर वो इजाजत देंगे कि जनाब हम थे, हम हैं, और जिन्होंने वायदा किया, वो नून वाले कहेंगे जी हमारी वजह से हुआ, ये कहेंगे हमारी, लेकिन साथ लेकिन एडवोकेट साहब ये लोग तो चलो तस्वीर लगा देंगे, लेकिन PTI चेयरमैन तो उनके अलावा किसी से बात ही करने को तैयार नहीं थे, तो ये तो बिल्कुल एक अलग बहस हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जी वो बात करने को तैयार हैं या नहीं है, हमारा मसला नहीं है। मैं चूंकि उनका एडवोकेट नहीं हूं, ना मेरे पास उनका ब्रीफ है, ना मैं उनकी हमायत में मौजूद हूं। मैं तो पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल के बारे में जो मेरा ज़हन बनता है, या जो मैं सारी सूरत हाल को देख रहा हूं, उसमें मुझे ये नजर आता है कि ये इन पार्टियों के पास बयानिया कोई नहीं है। इन्हें बयानिया, और मैं समझता हूं कि बयानिया होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये नैरेटिव हो सकता है ये कह दें कि जी ये हमने मुआहदा कर लिया है बड़ी मुश्किलों से, और अब ये पाकिस्तान का आखिरी मुआहदा होगा IMF के साथ, और एनी हाउ बड़ा कामयाब भी हो जाए। इलेक्शन में ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे।
प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। अलीगौर बलोच साहब, क्या नैरेटिव है, लेट्स थिंक अबाउट इट, कि आप क्या कह सकते हैं, आवाम को क्या बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या ये कि हमने इवेंचुअली मुआहदा कर दिया, लेकिन उसका भी शहबाज शरीफ साहब ज़्यादातर क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे रहे हैं, या आप इस पे प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकली कि अब हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी है मईशत की और अब हम नहीं जाने वाले, अब रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जितना वक्त बाकी है हमने होमवर्क कर लिया है और अगर हुकूमत में आए तो वो हमें नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी IMF के पास। देखिए, बात यह है कि PMLN ने हमेशा से पाकिस्तान में डिलीवर किया। जाहिर है कि एक क्रेडिबिलिटी होती है, हर पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उस ट्रैक रिकॉर्ड पर ही अवाम उसके साथ खड़े होती है। PMLN का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब हमने 2013 में गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त भी बेशुमार मसाइल जरूर थे, पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज आपको याद होगा एनर्जी क्राइसिस का, 20 घंटे की महंगाई थी, फिर उसके अलावा आपको पता है कि जो दहशतगर्दी के वाकयात थे। लेकिन इन तीनों चीजों में बिजली पैदा करने के कारखाने लगे, महंगाई सिंगल डिजिट में 4% पर आई, ग्रोथ रेट 6 पॉइंट इतने पर चला गया, और ज़रबे अर्ज जैसे जो काम हुए, ये वो तमाम चीजें। और अब जब एक लुटा फुटा हुआ पाकिस्तान माशी तौर पर, सियासी तौर पर PMLN और PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया, तो ऐसे मुश्किल हालात में आपको पता है कि अभी तक जब IMF के पैसे नहीं भी मिले थे तब भी हमने अरबों डॉलर का कर्जा वापस किया है, जो कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने साथ पे चढ़ाया था और हड़ा कर गए थे और कोई डिलीवर भी नहीं किया था। अब पाकिस्तान में मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ लेकिन अलीगौर बलोच साहब, ये भी तो एक हकीकत है कि 15 माह में आपने कोई रिफॉर्म्स भी तो प्रपोज नहीं किए। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम तो 15 माह में अमेरिका को मनाते रहे, 15 माह में आपकी PTI से लड़ाई अपनी जगह, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन आप रिफॉर्म्स का मौका भी तो था ना आप लोगों के पास। नहीं, रिफॉर्म्स का मौका है, रिफॉर्म्स भी होंगी। जाहिर है कि पाकिस्तान को तो वेंटिलेटर पर भी लगा करके अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब जो हमने कर्जे वापस करने हैं, अब हमारा अगला टारगेट है पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से बाहर निकालना, जिस तरह से कि 2018 तक नवाज शरीफ साहब ने अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके IMF को बचा था। अगला हमारा टारगेट यही होगा कि पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियादों के ऊपर माशी तौर पर भी खड़ा किया जाए, और इंशाल्लाह वो टारगेट हम अचीव करेंगे। या नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक, उनकी मेरे ख्याल जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो मैं समझता हूँ कि वो पूरे हक बजानिब हैं कि इस बात को वो तस्लीम करते हैं और वो वोट भी देंगे और वो सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला PMLN की। लेकिन अभी तो एक वाज़ेह लैक ऑफ लीडरशिप नजर आता है नवाज शरीफ का नाम। जी गौर साहब, अभी तो एक लैक ऑफ लीडरशिप नजर आता है, जिस तरह से आप लोग, जो आप लोगों के मैटर्स हैं, नवाज शरीफ की नहीं, कोई लैक ऑफ लीडरशिप नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो आकर PMLN की इलेक्शन कैंपेन को वही लीड करेंगे, और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने चागी के मुकाम पर धमाके किए थे, और उस वक्त अमेरिका की अरबों डॉलर जो है वो ऑफर को ठुकराया था। जब पाकिस्तान की सलामती के मसले बनते हैं तो तब भी ठीक है। तालपुर साहब ये बताइएगा, तालपुर साहब, आप लोगों ने 15 माह आपका एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा आप लोगों के मुताबिक, कुछ चपकलिश भी थी लेकिन फिर वो आप कवर कर लेते थे। रिसेंटली बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ की तारीफ में एक तकरीर भी की थी, लेकिन बट द पॉइंट इज़ के एक लैक ऑफ लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग हमें नज़र आई, चाहे वो किसी उसमें आप लोगों की यूनानिमस कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा था, चाहे वो कोई कोर्ट की स्टेटमेंट हो। तो ये जो पॉलिटिकिंग थी, इसमें आप समझते हैं जो लैक ऑफ लीडरशिप, अगर आप ये क्रिटिसिज्म ले लें, वो क्या नवाज शरीफ की एब्सेंस की वजह से थी और ज़्यादा जरदारी साहब पे चला गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल भी मैंने कहीं भी ये नहीं फील किया, ना ही मेरे ख्याल से किसी और ने किया हो कोई लैक ऑफ लीडरशिप है। अपनी जमात के फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर जरदारी कर रहे थे, और नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। कोई लैक ऑफ लीडरशिप नहीं थी, बड़ी अच्छी गवर्नेंस हुई, बड़ा अच्छा। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि इतनी सारी पार्टीज एक साथ कोलिशन में हो और इतनी स्मूथ सेलिंग हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ सेलिंग ही आपने देखा। जहां पर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करनी होती थी बिलावल साहब करते थे, जहां बिलावल साहब की तारीफ करनी होती थी उनकी स्किल्स, उसका आप तारीफ नून लीग से सुनते थे। तो ये एक ऐसा कंटिन्यूएशन आप इसकी देखेंगे, चाहे हम इलेक्शन आपस में लड़ें, चाहे हम कैसे भी जाएं, इलेक्शन के बाद आप फिर
जो जरदारी साहब की सोच है वो यही है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इन तो इकोनॉमिक फिर क्राइसिस से अगर लैक हटाना ऑफ है। लीडरशिप नहीं थी तो फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते रहे थे कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, उसके लिए कदम क्यों नहीं बढ़ाया? आप लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाया? आप लोगों का ही आइडिया था, फिर नून लीग ने उसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया? आप लोग चाहते तो कुछ में एटलीस्ट उसके ऊपर काम कर सकते थे। आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि हमने 5 साल हुकूमत नहीं की है। हमने 4 साल के बाद एक करप्ट टोले से, एक एंटी पाकिस्तान पार्टी से हुकूमत छीन के और हमने बनाई थी, डेमोक्रेटिक पावर्स के साथ बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के साथ बनाई थी, और उसके बाद हमने 1 साल का पीरियड साथ गुजारा है। तो ये जो चीजें जरदारी साहब जिन पे बात कर रहे हैं, इन पे काम होगा और सही टाइम पे होगा जब हमारे पास पूरे 5 साल होंगे ये पॉलिसी बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिजल्ट लेने के लिए। तो ये सारी जो चीजें ये 1 साल में मुमकिन नहीं थी। जितना कुछ मुमकिन था उससे ज्यादा करके दिखाया है, और बाकी जो परफॉर्मेंस हमारी, आप जब हम अपनी इलेक्शन जीत के आएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। जी, एडवोकेट साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट कि जीत के फिर किसके चांसेस हैं ज़्यादा जीतने के, और आपको आईपीपी का झुकाव किस तरफ नज़र आएगा? क्योंकि वो तो क्लेम करते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकते हैं, लेकिन उनका इंक्लिनेशन किस तरफ नज़र आएगी आपको, एडवोकेट साहब? जिन्होंने इन्हें इक़्तिदार में फरमाया है, खुद ही कहा कि उनसे चीन के हाथ लिया, आईनी तौर पर लिया, जिन्होंने इन्हें इक़्तिदार पे बिठाया है और जिन्होंने ये महीने गुजरवाए हैं, वो आगे की उनकी प्लानिंग जो है वो इसमें बहुत कुछ शामिल है। यही शामिल नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी, उन्होंने एक नक्शा दिया है जिसमें वो उस पार्टी को वो सारी क़यादत जो पीटीआई की है उसे तोड़ के लाना चाहते हैं, और जाहिर है अगर उसे तोड़ के लाना चाहते हैं और वो उसे भी तो कुछ देंगे, और ये तकसीम जो है ये माले गनीमत की तकसीम है, और इसमें इनके पास एजेंडा कोई नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। ये बदकिस्मती है कि इमरान खान का जो दौर था 3.5 साल का, वो भी कोई ऐसा काबिल जिक्र नहीं था, लेकिन अब आने वाले दिनों, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि सारे का सारा जोर ही इसी बात पे, ये 15 महीने में सिर्फ एक मेहनत की गई कि सारे अपने केसेस जो थे दोनों पार्टियों ने वो वापस ले लिए, करवा दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया नवाब साहब और अली गौहर बलोच ज्वाइन करे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।